हाय फ्रेंड, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में वर्षा अर्थात रेनफॉल इन इंडिया के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है भारत में वर्षा। तो भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा होता है। आपसे याद रखेंगे, जो भारत में वर्षा होती है उसका 75% भाग हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा होता है। और ये पवनें हमारे भारत में मुख्य रूप से दो शाखाओं के माध्यम से प्रवेश करती है। जो ये पवनें होती है, ये भारत में कितनी दो मुख्य रूप से हमारे दो शाखाओं के माध्यम से प्रवेश करती है। एक शाखा होती है हमारी अरब सागर शाखा, दूसरी होती है हमारी कौन सी बंगाल की खाड़ी शाखा। आप इसे याद रखेंगे, दोनों शाखाओं के नाम, एक तो हमारे अरब सागर की शाखा है तो दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। पहली शाखा आती है हमारे कौन सी अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा की बात करें तो ये शाखा भारत में पूरी तरह से प्रवेश करती है। ये शाखा क्या भारत में पूरी तरह से प्रवेश करती है, इसलिए यह अधिक प्रबल होती है और भारत के बड़े हिस्से में वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा हमारे क्या भारत के बड़े हिस्से में प्रवेश करती है। बात करें इसकी तो ये शाखा इस शाखा की तीन उपशाखाएं। कितनी उपशाखाएं? तीन उपशाखाएं। एक हमारी कौन सी हिमाचल शाखा, एक तो हमारी कौन सी हिमाचल शाखा है जिसको हम उत्तरी शाखा कहते हैं। दूसरी हमारी कौन सी छोटा नागपुर की शाखा जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती शाखा। और तीसरी कौन सी हमारी तीसरी हमारी कौन सी पश्चिमी घाट शाखा जिसे हम कहते हैं दक्षिणी शाखा। तो हमारे अरब सागर की शाखा की बात करें तो इसकी हमारी तीन उपशाखाएं हैं। पहली उपशाखा की बात करें तो आप चित्र में आप देख सकते हो, तो दो चार शाखाएं इसमें हमारी मुख्य रूप से। एक तुम्हारे कौन सी अरब सागर की शाखा, दूसरे बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हम अरब सागर की शाखा की उपशाखा की बात करेंगे। पहली उपशाखा जो हमारी हिमाचल शाखा है जिसको उत्तरी शाखा भी कहते हैं। तो ये हमारे अरब सागर की शाखा की उत्तरी उपशाखा है। ये हमारे अरब सागर की शाखा की उत्तरी उपशाखा है। यह शाखा हमारे काठियावाड़ प्रायद्वीप जो गुजरात है वहां से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? काठियावाड़ प्रायद्वीप के मतलब गुजरात से भारत में प्रवेश करती है। और अरावली पर्वत के हमारे समानांतर चलने के कारण, अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलने के कारण ये शाखा हमारे गुजरात और पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें वर्षा कम करती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में क्या वर्षा कम करती है? क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या पर अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर चलती है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत इन पवनों के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में ये शाखा बंगाल की खाड़ी से जाके मिल जाती है और वहां भारी वर्षा करती है। और दोनों शाखाएं मिलकर हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा करते हैं, जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अच्छी वर्षा होती है। तो हमने एक शाखा तो देख ली। दूसरी शाखा आती है हमारी कौन सी? छोटा नागपुर की शाखा जिसे मध्यवर्ती शाखा कहते हैं। तो ये हमारे अरब सागर की शाखा की मध्यवर्ती उपशाखा कौन सी? छोटा नागपुर की शाखा। छोटा नागपुर की शाखा की बात करें तो ये शाखा हमारे नर्मदा और ताप्ती क्या नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी के मध्य से माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। किसके माध्यम से? ये हमारी नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। और ये शाखा मुख्य रूप से मध्यवर्ती भारत में वर्षा करती है। किधर? मध्यवर्ती भारत में वर्षा करती है, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ शामिल होते हैं जहाँ अच्छी वर्षा होती है। और बिहार में ये शाखा हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। चित्र में हम देख सकते हैं ये हमारी क्या हिमाचल शाखा है। ये हमारी क्या हिमाचल शाखा है। हिमाचल शाखा की बात करें जैसे ये हमारी हिमाचल शाखा है, ये वाली। और ये हमारी कौन सी मध्यवर्ती शाखा है जिसको छोटा नागपुर की शाखा कहते हैं। और ये हमारी कौन सी? ये हमारी पश्चिमी घाट की शाखा है। तो तीन शाखाएं हैं। तो हमारी जो ये मध्यवर्ती शाखा है तो हमने ये ब्लैक कलर के अंदर कर रखी है, पहाड़ों के नाम है। ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्याचल है, ये पश्चिमी घाट है। तो यही हमारे क्या महान जल विभाजक के हिस्से भी माने जाते हैं। तीसरा आती है हमारी कौन सी उपशाखा? पश्चिमी घाट की शाखा जिसे दक्षिणी शाखा भी कहते हैं। ये अरब सागर की शाखा ही उप दक्षिणी उपशाखा है। क्या? अरब सागर की जो शाखा है उसकी दक्षिणी उपशाखा है कौन सी? पश्चिमी घाट की शाखा। तो ये शाखा हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर, या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर ढाल के सहारे 900 से 1200 मीटर ऊपर उठती है। और ऊपर उठने वाली आर्द्र वायु संघनित होकर बादल बनाती है। आप इसे याद रखेंगे, जो वायु ऊपर उठती है तो ऊपर उठने वाली जो आर्द्र वायु होती है संघनित होकर बादल बनाती है और पवनाभिमुख ढाल पर 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा करती है। क्या करती है? 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा करती है। गोवा, कर्नाटक, केरल के तटीय क्षेत्र, ये गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल इस श्रेणी में आते हैं। क्या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल क्या इस श्रेणी में आते हैं? किसके? पश्चिमी घाट शाखा के जो श्रेणी में आते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बात करें पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल की, तो जहाँ वायु नीचे उतरती है और उतरने के बाद कैसी होती है? शुष्क हो जाती है और कम वर्षा वहां से प्राप्त होती है। आप इसे याद रखेंगे। जैसे ये हमारे क्या पश्चिमी घाट है।
जैसे वायु आती है, वायु जैसे ये वायु आई और यहाँ से ऊपर उठती है 900 से 1200 मीटर तक उठती है और यहीं तक इतना ही उठ पाती है और फिर यहाँ संघनित हो जाती है और संघनित होने की वजह से क्या है, यहाँ अच्छी वर्षा करती है, यहाँ अच्छी वर्षा हो जाती है। तो 200 सेंटीमीटर के आसपास की यहाँ वर्षा होती है। फिर यहाँ बारिश का पानी जो हो जाता है खत्म, तो ये और ऊपर उठती है और ऊपर उठ के वापस इधर जाती है। लेकिन इधर जाने के बाद ये नीचे उतरती है, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर पानी नहीं होता। ये कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है और वर्षा करती है, लेकिन बहुत कम वर्षा करती है, क्योंकि इसने सारी वर्षा किधर कर दी, हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। पश्चिमी घाट के इसी प्रकार एक पृष्ठीय छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। पश्चिम घाट के पीछे क्या एक प्रकार का क्या है, पृष्ठीय छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ, कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक भाग और तेलंगाना के कुछ हिस्से, जहाँ पे हमारे क्या वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। हमने अरब सागर की तीनों उपशाखाओं के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। किसके बारे में, बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में बात करें तो ये शाखा आंशिक रूप से भारत में प्रवेश करती है, पूर्ण रूप से नहीं बल्कि क्या है, आंशिक रूप से भारत में प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा म्यांमार की ओर भी चला जाता है। ये शाखा हमारे अराकान युमा पर्वत श्रृंखला जो म्यांमार में है उससे टकराने के बाद भारत की ओर विक्षेपित हो जाती है, भारत की ओर डिफ्लेक्टेड हो जाती है। किसकी वजह से? अराकान युमा पर्वत श्रृंखला के कारण। और ये शाखा क्या हमारे दक्षिणी पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करती है। किधर? दक्षिणी पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद ये शाखा हिमालय से टकराकर दो उप शाखाओं में बंट जाती है। किससे? हिमालय से टकराने के बाद दो उप शाखाओं में बंट जाती है। कौन कौन सी उप शाखाएं हैं? पहली होती है हमारी उत्तरी मैदानी शाखा। पहली कौन सी आती है? उत्तरी मैदानी शाखा। चित्र में भी आप देख सकते हो, एक तो हमारी क्या उत्तरी मैदानी शाखा है ये वाली, और एक हमारी कौन सी होती है? पूर्वी शाखा। तो दो भागों में बंट जाती है, एक तुम्हारी उत्तरी मैदानी शाखा और एक पूर्वी शाखा। पहले हम बात करेंगे उत्तरी मैदानी शाखा की। ये बंगाल की खाड़ी की उत्तरी शाखा है। ये हमारी क्या? बंगाल की खाड़ी की उत्तरी उपशाखा है। ये शाखा हमारे उत्तर पश्चिम भारत में बने निम्न दाब की ओर आकर्षित होती है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में हमारे निम्न दाब बनता है उसकी ओर आकर्षित होती है और ये शाखा मुख्य रूप से हमारे गंगा के मैदान और पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। किधर? गंगा के मैदान और पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। बिहार, पंजाब, हरियाणा में ये शाखा हमारे अरब सागर की शाखा से जाके मिल जाती है। किससे? अरब सागर की जो मध्य शाखा है, मध्य उपशाखा जो हमारा छोटा नागपुर की शाखा है उससे जाके मिल जाती है। कहाँ? बिहार, पंजाब और हरियाणा में, जिससे इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा आती है हमारी कौन सी? पूर्वी शाखा। दूसरी शाखा कौन सी? पूर्वी शाखा, जिसे ईस्टर्न ब्रांच कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी की पूर्वी उपशाखा है। क्या? बंगाल की खाड़ी की पूर्वी उपशाखा है और ये शाखा हमारा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य जो सेवन सिस्टर्स है उनमें वर्षा करती है। किनमें? उत्तर पूर्वी राज्य मतलब सेवन सिस्टर्स में अच्छी वर्षा करती है। पूर्वी शाखा की एक उपशाखा है क्या की प्रकार रूप में विस्तृत रूप से गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में भारी वर्षा करती है। आप इसे याद रखेंगे, पूर्वी शाखा की एक उपशाखा है जो की प्रकार रूप में हमारे गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियों में क्या भारी वर्षा करती है। मासिन राम और चेरापूंजी जैसे जो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, कौन से? मासिन राम और चेरापूंजी वाले स्थान है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। अब खास बात देखिए तो कोरोमंडल तट जो हमारे तमिलनाडु के अंदर है, कोरोमंडल तट की बात करें तो तमिलनाडु तट पर हमारे पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से कोई भी वर्षा प्राप्त नहीं होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि यह तट अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में, किसमें? यह तट हमारे अरब सागर सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तट के समानांतर गुजर जाती है, तो दोनों तरफ से इसमें वर्षा नहीं मिलती है, जिससे उसे तट के टकराने और वर्षा करने का मौका ही नहीं मिल पाता। कोरोमंडल तट पे वर्षा मुख्य रूप से लौटते हुए मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उससे होती है। आप इसे याद रखेंगे, कोरोमंडल तट पे जो वर्षा होती है वो हमारे किसके माध्यम से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ये हमने मानसून के बारे में देख लिया, वर्षा के बारे में देख लिया। अब भारत की वर्षा की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो पहली बात विशेषता थी मौसमी वर्षा की। तो भारत में होने वाली वर्षा मौसमी है। आप इसे याद रखेंगे, भारत में होने वाली वर्षा कैसी है? मौसमी है, जिसका मतलब ये है कि यह वर्ष के एक निश्चित समय मतलब मुख्यतः गर्मियों में ही होती है। इसका मतलब यह है क्या है कि वर्ष के एक निश्चित समय मतलब केवल गर्मियों में ही केंद्रित होती है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभुत्व की बात करें तो अधिकतम वर्षा किसके माध्यम से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा ही हमारे अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। और भारत के मुख्य भूभाग में प्रवेश करने के बाद ये जो हमारे मानसून क्या है, भारत के मुख्य भाग में प्रवेश करने के बाद उच्चावच मतलब पर्वत और दाब परिस्थिति के कारण इन पवनों की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। इसी वजह से दोनों शाखाएं जो हमारे बंगाली खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा ये हमारी क्रमशः 2 और 3 भागों में बंट जाती है। किस वजह से? उच्चावच मतलब पर्वतों की और दाब परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण। तो ब्रस्ट ऑफ मानसून की बात करें मतलब मानसून के प्रस्फोट की बात करें
तो भारत में मानसून अचानक बादल के गरजने और बिजली के कड़कने के साथ शुरू होता है। क्या? बादल के गरजने और बिजली के कड़कने के साथ शुरू होता है, और इसे क्या मानसून का प्रस्फोट या बर्स्ट कहते हैं। आर्द्र और शुष्क दौर की बात करें, किसकी? आर्द्र और शुष्क दौर की बात करें, तो जिन दिनों में वर्षा प्राप्त होती है उन्हें आर्द्र दौर या वेट स्पेल्स कहते हैं। और इन आर्द्र दौर के बीच में हमारे सूखे अंतराल पाए जाते हैं। क्या होता है? ड्राई इंटरवल्स पाए जाते हैं, सूखे अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें मानसून का विच्छेद या ब्रेक्स कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मानसून का विच्छेद या ब्रेक्स कहते हैं। तो उत्तर भारत में विच्छेद की स्थिति की बात करें, उत्तर भारत में विच्छेद की स्थिति आईटीसीजेड की स्थिति बदलने के कारण, वर्ष- वर्षा युक्त तूफानों की तीव्रता कम होने के कारण और उष्ण कटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति कम होने के कारण बनती है। तो आप इसे याद रखेंगे, उत्तर भारत में विच्छेद की स्थिति क्यों बनती है? तो हमारे इसके तीन कारण है। पहला कारण आता है आईटीसीजेड की स्थिति बदलने की वजह से, दूसरा कारण आता है वर्षा युक्त तूफानों की तीव्रता कम होने के कारण, और तीसरा कारण आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति कम होने के कारण हमारे उत्तर भारत में विच्छेद की स्थिति बनती है। बात करें दक्षिण पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट पर हमारे विच्छेद की स्थिति तब बनती है जब हमारे मानसून पवनें तट के समानांतर चलने लगती है। तो हमारे विच्छेद की स्थिति कब बनती है? विच्छेद की स्थिति तब बनती है जब हमारे मानसून पवनें तट के समानांतर चलती है और उनसे पर्याप्त नमी का उत्थान नहीं हो पाता है। पर्याप्त नमी का उत्थान नहीं हो पाता उनसे। अनिश्चितता की बात करें, अगली विशेषता, तो मानसून वर्षा में अनिश्चितता पाई जाती है। तो भारत की मानसून वर्षा, उसमें क्या है? अनिश्चितता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मानसून बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। क्या? मानसून बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अल्निनो, लानिनो, इंडियन ओशियन डाइपोल। तो ये बहुत सारे कारक है जिन पर हमारे भारतीय मानसून निर्भर करता है। इससे वर्षा की मात्रा और समय में भिन्नता आती है, कि वर्षा की मात्रा, वर्षा और समय की में भिन्नता आती है, मतलब अलग अलग समय पर वर्षा होती रहती है और अलग अलग मात्रा में भी वर्षा होती रहती है। तट से दूरी की बात करें, तो तट से दूरी बढ़ने के साथ, क्या? तट से बढ़ती दूरी के साथ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तट से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पवनों की नमी कम होती जाती है। फिर वर्षा का असमान वितरण की बात करें, तो भारत में वर्षा के वितरण में असमानता पाई जाती है। तो कहीं तुम्हारे 12 सेमी, तो कहीं 1200 सेमी से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है। फिर कम वर्षा वाले दिनों की बात करें, तो भारत में वर्षा वाले दिनों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, तो कोलकाता में साल में 118 दिन वर्षा होती है, तो मुंबई में साल में 75 दिन वर्षा होती है, तो चेन्नई में केवल 55 दिन ही वर्षा होती है। फिर परिवर्तनशीलता की बात करें, तो वर्षा की परिवर्तनशीलता उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। क्या? वर्षा की परिवर्तनशीलता उन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है जहां वर्षा कम प्राप्त होती है, जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहाँ पे परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में परिवर्तनशीलता 30% से ज्यादा है, कानपुर में परिवर्तनशीलता 20% और कोलकाता में कितनी? 11% परिवर्तनशीलता पाई जाती है। बात करें मानसून के आगमन की तिथियों के बारे में, तो भारत में मानसून का आगमन 22 मई को होता है। आप इसे याद रखें, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? 22 मई को होता है। पहले तिथि 25 मई मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में मानसून का आगमन क्या 22 मई को माना जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाके पहुंच जाता है 22 मई को। भारत के मुख्य भूभाग में मानसून का आगमन 1 जून को होता है। आप इसे याद रखेंगे, भारत के मुख्य भाग में क्या मानसून का आगमन कब होता है? 1 जून को होता है, जो केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करता है। कब? केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करता है, कब? 1 जून को। और 25 जून को मानसून भारत में प्रवेश करता है। कब? 25 जून को मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। पहले तिथि कितनी 15 जून हुआ करती थी, लेकिन अब 25 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है ये मानसून। अब चित्र में आप मानसून की तिथियों के बारे में देख सकते हैं। तिथियों के बारे में देखें तो हमारे इस तरह से देख सकते हैं। क्या है हमारी तिथियों के बारे में? 1 जून को हमारे जो मालाबार तट है उससे टकराता है। हमारे जो 25 मई है उसको हमारे क्या जो अंडमान निकोबार से टकराता है। 5 जून, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, तो हमारे 15 जून तक आते आते राजस्थान में प्रवेश कर जाता है, लेकिन अब 25 जून मानते हैं इसको, 25 जून तक राजस्थान में प्रवेश करता है मानसून। तो तिथियों के बारे में देख सकते हैं। तो पूरी तरह से हमारे जो क्या 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है। कब तक? 15 जुलाई तक। बात करें मानसून के निवर्तन की, मतलब रिट्रेटिंग मानसून की बात करें, तो संपूर्ण भारत में मानसून का निवर्तन 16 सितंबर से शुरू हो जाता है। कब से? 16 सितंबर से वापस लौटना शुरू कर देता है, मतलब उत्तर पश्चिमी भारत से। उत्तर भारत से मानसून का निवर्तन 1 अक्टूबर को होता है। संपूर्ण भारत से मानसून का निवर्तन 31 अक्टूबर को हो जाता है, मतलब 31 अक्टूबर को पूरा का पूरा मानसून भारत छोड़ के चला जाता है। भारत में मानसून का निवर्तन, जो भारत के राजस्थान में मानसून का निवर्तन 16 सितंबर से शुरू होता है और 30 सितंबर तक पूरा हो जाता है। तो भारत की बात करें तो पूरे भारत में मानसून का निवर्तन 31 अक्टूबर को होता है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून का निवर्तन 16 सितंबर से शुरू होता है और 30 सितंबर तक आते आते पूरा का पूरा निवर्तन हो जाता है। अब बात करें रिट्रीटिंग मानसून की बात करें, तो हमारे 15 सितंबर से शुरू होता है, ये हमारा 15 सितंबर है।
यहाँ से शुरू होता है, फिर धीरे-धीरे करते हुए ये हमारे 15 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, कितना 1 अक्टूबर, फिर हमारे क्या 15 अक्टूबर, ऐसे करते हमारे पूरा का पूरा मानसून चला जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो वर्तमान तारीखों की बात करें तो संपूर्ण भारत में मानसून का निवर्तन 31 अक्टूबर को हो जाता है। 31 अक्टूबर तक आते-आते पूरा मानसून भारत से चला जाता है। अब बात करें भारत में वर्षा के वितरण की बात करें। किसकी? भारत में वर्षा के वितरण की बात करें तो भारत में औसतन 116 सेंटीमीटर मतलब 1160.1 वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। हालांकि देखिए तो भारत में वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। क्या भारत में वर्षा का वितरण कैसा है? अत्यंत असमान है। वर्षा के आधार पर भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। क्या? वर्षा के आधार पर भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। और 4 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? पहला क्षेत्र आता है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन-सा था? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। बात करें इसकी, तो इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। इसमें हमारे कौन-कौन से क्षेत्र शामिल है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य जैसे हमारे मेघालय, असम है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये वो क्षेत्र जहाँ पे हमारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिसे हम अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। तो इसी क्षेत्र में हमारे मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थान स्थित है। कि मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थान है जहाँ विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। मासिनराम की बात करें तो 11,973 मतलब 1197 सेंटीमीटर या इंच में की बात करें तो 467.4 इंच औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है मासिनराम में। और चेरापूंजी में लगभग सेम ही है 11,777 11.77.7 सेंटीमीटर या 463.7 इंच औसत वार्षिक वर्षा। तो मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थान हमारे इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। दूसरा आता है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। कौन सा? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें, मॉडरेट रेनफॉल रीजन। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 200 से 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। तो ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जिसमें और गोवा, कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्से शामिल है। उपगंगा क्षेत्र, गंगा के मैदान का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और असम के कछार घाटी और मणिपुर। ये हमारे क्या 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि हमारे हार्ड ब्लैक वाले क्षेत्र है। जैसे ये वाला क्षेत्र है तो ये हमारा 200 से ज्यादा वाला क्षेत्र है। फिर इस हमारे 100 से 200 की बात करें तो 100 से 200 वाला क्षेत्र ये वाला है। फिर हमारे 50 से 100 की बात करें तो 50 से 100 वाला ये है। और 50 से कम वाला ये डॉट डॉट वाला है। तो आप इस चित्र को स्क्रीन को रोक के देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा? न्यून वर्षा वाला क्षेत्र। कौन-सा? न्यून वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो लो रेनफॉल रीजन की बात करें तो इस क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। क्या? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। और यह क्षेत्र हमारे भारत के अधिकतम भाग पर विस्तृत है। कहाँ? भारत के अधिकतम भाग पर विस्तृत है। इसमें बात करें तो इसमें क्या-क्या शामिल है? इसमें हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात, प्रायद्वीप भारत का अधिकतम भाग। ये सब हमारे क्या न्यून वर्षा वाला क्षेत्र में शामिल होता है। फिर आता बात क्या है हमारे अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र। कौन सा? अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। और यह क्षेत्र मुख्य रूप से हमारे पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है ये। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान जिसमें हमारा थार का मरुस्थल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा का कुछ भाग और लद्दाख जो हमारा शीत मरुस्थल है। तो ये हमारे ऐसे क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में हमारे कुछ स्थानों पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। और ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं जैसे थार का गर्म मरुस्थल और लद्दाख का ठंडा मरुस्थल। यहाँ पे हमारे क्या 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। अब वर्षा के वितरण के आधार पर हमने 4 भाग देख लिए। अब हम देखेंगे भारत में वर्षा जो मासिक वितरण है उसकी बात करें तो भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा को 4 प्रमुख ऋतुओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। कि भारत में होने वाली जो वार्षिक वर्षा है उसको किसके आधार पे 4 प्रमुख ऋतुओं के आधार पर बांटा जाता है। जैसे शीत ऋतु की बात करें, पहला ऋतु कौन सी आती है? शीत ऋतु। वर्षा की बात करें तो लगभग 3.98 सेंटीमीटर वर्षा होती है मतलब 39.8 मिलीमीटर हमारी वर्षा होती है। वर्षा की बात करें तो कब होती है वर्षा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है? मावठ या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में हमारे वर्षा होती है। और वो भी कहाँ-कहाँ? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं या फिर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के कारण क्या कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु पे वर्षा होती है। किसकी वजह से? उत्तर पूर्वी मानसून पवनों की वजह से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु पे वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है। किसकी वजह से? शीत ऋतु के दौरान हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी वर्षा होती है।
शीत ऋतु में हमारे भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 3.4% प्राप्त होता है। जितनी वर्षा होती है उसका 3.4% हमारे शीत ऋतु में प्राप्त होता है। फिर मानसून पूर्व की बात करें, प्री मानसून की बात करें, तो इसमें हमारे लगभग 13.6 सेंटीमीटर या 130.6 वर्षा प्राप्त होती है। बात करें कौन से महीनों में, मार्च, अप्रैल और मई। कौन से मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में वर्षा होती है। बात करें वर्षा के कारण की, तो मानसून पूर्व हमारे पश्चिमी तट पर चेरी ब्लॉसम वर्षा कर्नाटक में कॉफी के लिए और आम वर्षा केरल में आम की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मानसून पूर्व वर्षा क्या है, हमारे पश्चिमी तट पर तो चेरी ब्लॉसम वर्षा और आम वर्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर काल बैसाखी तूफान की वजह से, इसकी वजह से काल बैसाखी तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और असम में वर्षा प्राप्त होती है। किसकी वजह से, काल बैसाखी तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और असम में वर्षा प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण भारत के पूर्वी तट पर वर्षा प्राप्त होती है। किसकी वजह से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण हमारे भारत के पूर्वी तट पर वर्षा प्राप्त होती है। मानसून से पूर्व भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग हमारे 11.3% वर्षा प्राप्त होती है। किससे, मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, वो जो वर्षा होती है वो हमारे पूर्व कुल मानसून का लगभग 11.3% वर्षा प्राप्त करती है। फिर मानसून ऋतु की बात करें, किसकी, मानसून सीजन की बात करें, तो वर्षा की बात करें तो 88.86 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, मतलब 868.6 वर्षा प्राप्त होती है। बात करें कौन से महीनों में, तो जून, जुलाई, अगस्त इन जिलों के अंदर, इन महीनों के अंदर वर्षा होती है, जिसमें सितंबर का भी कुछ भाग होता है जिसमें वर्षा होती है। वर्षा के कारणों की बात करें तो मानसून ऋतु में वर्षा मुख्य रूप से हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की वजह से होती है। किसकी वजह से, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की वजह से इनमें वर्षा होती है। इस दौरान लगभग क्या पूरे भारत में भी वर्षा होती है। इस दौरान क्या पूरे भारत में भी वर्षा होती है। मानसून के दौरान आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी क्या पूर्वी और कभी-कभी पश्चिमी तट पर वर्षा करते हैं। मानसून के दौरान आने वाले जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात चक्रवात है, ये भी क्या हमारे पूर्वी और कभी-कभी पश्चिमी तट पर वर्षा करते हैं। मानसून के दौरान भारतीय कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 74.9% वर्षा प्राप्त होती है। फिर मानसून के बाद की बात करें, पोस्ट मानसून की बात करें, तो इसमें हमारे 12.1 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है या फिर 121 वर्षा प्राप्त होती है। बात करें कौन कौन से महीनों में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में हमारे मानसून के बाद वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा क्यों होती है, बात करें इसके कारण की, तो मानसून के बाद अधिकतर वर्षा हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से होती है। किस वजह से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से होती है, जो मुख्य रूप से हमारे भारत के पूर्वी तट से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे आते हैं। कहाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पे आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और इस अवधि में हमारे उत्तर पूर्वी मानसून की वापसी भी होती है। इस अवधि में हमारे क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून की वापसी भी होती है, जो हमारे दक्षिणी भारत में कुछ वर्षा करते हैं। कहाँ, दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत वर्षा करते हैं। मानसून के बाद भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 10.4% पानी प्राप्त होता है। फिर बात करें, हमने बीच में काल बैसाखी का नाम लिया, तो काल बैसाखी क्या है, तो पश्चिम बंगाल और असम में, हाँ पश्चिम बंगाल और असम में अप्रैल और मई के महीनों के दौरान शाम के समय आने वाला एक वज्र तूफान या थंडर स्टॉर्म होता है, जिसे काल बैसाखी कहते हैं। बात करें इसकी, तो असम में इसे स्थानीय भाषा में बारदोली छीड़ा कहते हैं। हाँ, असम में इसे क्या बोलते हैं, बारदोली छीड़ा कहते हैं, और इसे नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। काल बैसाखी के विनाशकारी स्वरूप की वजह से इसे बैसाख का काल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बैसाख के महीने में ही आता है। बात करें काल बैसाखी की, तो काल बैसाखी के कारण होने वाली वर्षा हमारे चाय, चावल और पटसन मतलब जूट की खेती के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। क्यों, क्योंकि यह फसलों के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है। ये क्या करती है, इन फसलों के लिए कौन कौन सी, चाय, चावल और पटसन, जैसे जूट भी कहते हैं, तो इन फसलों के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है। भारत में वर्षा का पैटर्न, उसका वितरण और उससे जुड़े विभिन्न मौसमी घटनाएं देश की कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के अंदर वर्षा के वितरण के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।